दो चैप्टर्स बेटा ऐसे होते हैं आप सबके सामने जो कि अलजेब्रा से बिलोंग करते हैं, स्पेशली मैट्रिक क्लास के अंदर। वो है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, और अलजेब्रिक सेंटेंसेस इक्वेशंस जो होती हैं वो आपके पास चैप्टर नंबर 6 है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी काइंड्स होंगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी काइंड्स होंगी? जी, थोड़ी सी आपको पता है मैथ्स के अंदर भी स्टार्टिंग जो है वो हम डिस्कशन करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स या 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी, सबसे पहले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन जिसको हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर टू रैशनल एक्सप्रेशन, नंबर 2 रैशनल एक्सप्रेशन, और नंबर 3 इर्रेशनल एक्सप्रेशन, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन कौन सी है आपके पास? एक एक्सप्रेशन कौन सी है आपके पास? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन कौन सी है आपके पास? रैशनल एक्सप्रेशन। और एक एक्सप्रेशन कौन सी है आपके पास? इर्रेशनल एक्सप्रेशन। बेटा मैं नया लिंक दे चुका हूं, वो ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर रहे होंगे। तुम लिंक करके आओ, देखो आ रही हो? हाँ, अच्छा बेटा जल्दी से बताइए, ये जो एक्सप्रेशन 3 आपके पास मौजूद है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, इररेशनल एक्सप्रेशन, अब हम इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालें पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की हेडिंग डालें सबसे पहले, और डिक्टेट करूंगा, तमाम बच्चों को डिक्टेट करूंगा, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है। यार ये बहुत लिखो वेयर एन इज अ, बल्कि रुको, स्टार्टिंग किसी और तरीके से लिखते हैं। स्टार्टिंग करो, एन एक्सप्रेशन of the form, an expression of the form, an expression of the form px। अब मैं फॉर्म लिख रहा हूं यहां पर, आप उसको कॉपी करें, शाबाश। फॉर्म ए नॉट या a0 xn, a1 xn-1, a2 xn-2, और an-1 x, मतलब इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा, और आखिरी होगा an। अब ये क्या चीज है समझना है इसको, हाँ ठीक है। लिखिए बेटा, शाबाश। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखिएगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, उसके बाद ये एक्सप्रेशन आएगा। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी बेसिक नॉलेज लेना बेइंतहा जरूरी है तमाम बच्चों के लिए, ठीक है। ओके बेटा, ओके बेटा, देखिए
वेयर एन इज अ, नेक्स्ट लाइन से लिखे वेयर एन, ये जितने भी एन है इनके बारे में बताया जा रहा है। वेयर एन इज अ, वेयर एन इज अ, बेटा मैंने स्टार्टिंग कुछ भी नहीं किया है, आप बस यहां से करें और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखें। वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, यानी एन आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहां वो आपसे नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, यहां वो आपसे किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर एन की पावर जीरो भी आ सकता है, एन की पावर जीरो भी आ सकता है, ठीक है। आगे लिखे, बस एक शर्त नहीं हो सकती, वो है ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन जीरो नहीं हो सकता। अब ये ए क्या है सुनना, ये जो ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, ए एन, ये सब कोफिशिएंट है। ये एक्स वेरिएबल है और इसके साथ लिखा हुआ नंबर कोफिशिएंट है। जैसे मैं लिख दूं पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 5x और प्लस 1, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इसमें देखो पावर्स क्या हो रही है? कम हो रही है। पहले 4 थी, फिर एक कम हो गई 3 हो गई, फिर एक कम हो गई, क्या हो गई 2 हो गई। तो आपकी जो पावर्स है वो क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। और आपका A1, A0, मतलब A0, A1, A2, AN माइनस 1, ये सब कोफिशिएंट्स है, ये सब नंबर्स हैं, आप देख रहे हो 2 3 4। लेकिन शर्त क्या बताई कि आपका n हमेशा किसमें होना चाहिए? पॉजिटिव में। किसमें होना चाहिए? पॉजिटिव होगा तभी वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। n किसमें होना चाहिए? तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल यहां पर क्या हुआ। अच्छा, अब सवाल ये बनता है सर ये 1 भी पॉलिनोमियल है? जी हाँ, 1 भी। क्यों? क्योंकि अभी मैं 2.7 आपको पढ़ा के आ रहा हूं पिछली एक्सरसाइज में। बताइए अगर x की पावर 1 तक हम पहुंच गए तो x की पावर 0, x की पावर 0 क्या कहलाता है? 1। x की पावर 0 क्या कहलाता है? तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो वो भी शामिल होगा पॉलिनोमियल में। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो वो भी क्या होगा? शामिल होगा पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात? सही है। तो मैंने क्या बात बोली आपको? जो मैंने डेफिनेशन लिखने को बोला वो क्या लिखने को बोला? ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। बस ये शर्त होनी चाहिए बेटा, 3 4 5 आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है ये 0 ना हो, ये नंबर जो आ रहा है ये क्या ना हो? 0 ना हो। ठीक है बेटा, ये शर्त होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया, अगर कोफिशिएंट 0 हो गया तो फिर वो पॉलिनोमियल में शामिल नहीं होगा। ठीक है, कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा जी, केस 1 की हेडिंग डाले। अब इसके अगेन केसेस हैं कि इसमें और मजीद क्या बातें हो सकती हैं। अभी तो हमने एक जनरल सा फॉर्मूला देखा है, एक जनरल सी टर्म देखिए कि ए एक कोफिशिएंट है और एन जो है वो पावर्स है, और पावर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में या 0 में हो सकती है। ठीक है, बट केस 1 अब आप लिखिए, केस 1 व्हेन n इज इक्वल टू 0, when n is equal to 0, when n is equal to 0 and a n is not equal to 0। अब इसका मतलब समझिए, n तो 0 है लेकिन कोफिशिएंट 0, n तो 0 है लेकिन कोफिशिएंट 0। तो बेटा आपके सामने जब मैंने पॉलिनोमियल के लिए एक फंक्शन लिखा, अब आप देखिए कि मैंने फंक्शन लिखा a n x की पावर n,
ठीक है, ये कोफिशिएंट है। अब ये कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है, सपोज कर लेते हैं ये कोफिशिएंट है 2, ठीक है, और x की पावर में n की जगह क्या आएगा 0, तो x की पावर 0 का मतलब है मेरा आंसर 1 बन गया, और 2 1 जा 2 क्या हो गया, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल कह रहा था जब मेरा आंसर 1 आ रहा था आखिरी में, तो वो भी पॉलिनोमियल था, और ये कांस्टेंट नंबर भी क्या कहलाएगा, तो इसको कहते हैं, इसको ये कहते हैं द गिव्स an, द गिव्स an which is a constant, an which is a constant, which is a constant, ये एक कांस्टेंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने आपके सामने कहा when n is equal to 0, केस 1 ये है कि अगर n की वैल्यू 0 हो और an क्या हो, 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4 5 6, तो x की पावर 0 क्या कहलाएगा 1, और 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और 2 जो है वो क्या कहलाएगा, यानी वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट, और वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। केस 2 लिखिए, केस 2 लिखिए, केस 2 जी ये लिखना है आपने, फिर ये करके थोड़ा सा आपने दिखाना है, और फिर ये लाइन लिखनी, ये लाइन सही है, ये और फिर ये लिखना है, ताकि आपको पता चले कि भाई कैसे कांस्टेंट है। ठीक है, शाबाश। केस 2 लिखिए, हेडिंग डालिए केस 2 की। यस बेटा, केस 2 की हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखिए इफ ऑल द कोफिशिएंट, if all the coefficient, if all the coefficient, कोफिशिएंट समझते हैं ना आप, कोफिशिएंट किसको कहते हैं जी बताइए, कोफिशिएंट्स किसको कहते हैं, वेरिएबल के साथ वाले नंबर को। इफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन अ पॉलिनोमियल्स आर 0, अगर कोफिशिएंट 0 हो जाए तो जरा पॉलिनोमियल को देखिए कैसा हो रहा है पॉलिनोमियल, 0xn प्लस 0xn-1 प्लस 0xn-2, तो मुझे बताइए अगर कोफिशिएंट 0 हो जाए बेटा, अगर कोफिशिएंट, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है 0, तो वो भी क्या कहलाता है 0। पॉलिनोमियल 0 कब होता है, पॉलिनोमियल 0 जब होता है जब कोफिशिएंट क्या होता है 0, जब कोफिशिएंट 0 हो जाए तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है 0। तो आपने देखा पॉलिनोमियल कांस्टेंट कब था, जब x की पावर जो n है वो 0 हो, कोफिशिएंट नॉन 0 हो लेकिन x की पावर क्या हो, नॉन 0 हो, तो तब कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ रहा था। और 0 कब आ रहा है, तब कोफिशिएंट क्या हो जाए 0 हो जाए, जब कोफिशिएंट 0 हो जाए तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। दोबारा देखें बोर्ड पर, मैंने क्या बोला, जब पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, दैट इज अ कांस्टेंट विद नो पर्टिकुलर डिग्री। 0 कांस्टेंट हो गया, वो एक नो पर्टिकुलर डिग्री, मतलब डिग्री क्या होता है, डिग्री कहते हैं पावर्स को, डिग्री किसको कहते हैं, अब डिग्री देखो, ये बताओ ये कौन सी डिग्री है, सेकंड डिग्री, कौन सी डिग्री है, सही है, ये कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री, ये कौन सी डिग्री है, सही है, तो ये डिग्रीज कहलाती है। लेकिन जहां 0 की बात हो जाए वहां कोई डिग्री होगी, जबकि कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट की 1 की, तो वहां था x की पावर क्या थी, तो डिग्री क्या थी 0, डिग्री क्या थी 0, लेकिन यहां पर कोई डिग्री होगी नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास नो पर्टिकुलर डिग्री वाला जो भी वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट 0 होगा, और कोफिशिएंट 0 होने की वजह से आपका पूरा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। सही है बेटा, शाबाश। उसके बाद जी तमाम बच्चे जो है वो केस 3 की हेडिंग के साथ ब्रैकेट में लिखें पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। अब इसकी पूरी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखिए पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स
polynomials in two variables x and y have terms of the type, terms of the type. अब टर्म्स ये वाली होगी, देखो पहली टर्म क्या थी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा था, आप मुझे बताइए। अभी हमने किया 2x4 फिर 3x3, इसमें x ही आ रहा है ना, y तो नहीं आ रहा। तो ये वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल थे जिसमें पावर्स क्या होती चली जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती चली जा रही है, मतलब ज्यादा से कम हो रही है। तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाया आपके सामने। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं, हाईएस्ट डिग्री तो क्या होगा भाई 4, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 4, सही है। अच्छा आप मुझे बताओ ये जो पॉलिनोमियल हुआ, ये डबल वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, डबल वेरिएबल। अब डबल वेरिएबल में ये a क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, क्या कहलाएगा कोफिशिएंट, और ये दोनों क्या कहलाएंगे वेरिएबल, और n क्या कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या थे 1 2 3, और पॉजिटिव इंटीजर के साथ 0 भी हो सकता है, मतलब 0 भी आ सकता है। तो अगली लाइन लिखे, नेक्स्ट लाइन तमाम बच्चे, नेक्स्ट लाइन लिखे, where m, n are non negative, where m, n are non negative, समझ लीजिए पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, फिर रैशनल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से देख लें क्या कहा, पॉलिनोमियल की एक आखिरी टाइप है, आखिरी केस है, और वो केस ये बेटा कि अगर कोई एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल आ रहे हो, जैसे x आ रहा है और y आ रहा है, x के ऊपर ही पावर्स मौजूद है और y के ऊपर ही पावर्स मौजूद है। तो इन्होंने कहा वेयर m n जो कि पावर्स हैं, देखिए गौर से, अभी कॉपी ना करें, देख ले पहले, वेयर m, n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या नहीं होने चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, एंड साथ साथ कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी पता चल गया था जब कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है 0, और अगर नेगेटिव हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल्स है कुछ, देखिए आप, ये a कोफिशिएंट है x स्क्वायर y क्यूब, a के ऊपर x के ऊपर ही पावर है और a के ऊपर दोनों पावर्स कौन सी है पॉजिटिव है, x के ऊपर पावर y के ऊपर पावर, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट नहीं है। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो क्या कोफिशिएंट होता है 1 होता है, शाबाश। यहाँ पर आइए, यहाँ x की पावर तो 1 है लेकिन y नहीं है, तो y की पावर क्या होगी जिसकी वजह से y लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, y की पावर 0 होगी, शाबाश। जब भी तो y की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है लेकिन y नहीं लिखा हुआ। अगर y ना लिखा हुआ हो या कोई वेरिएबल ना लिखा हो तो इसका मतलब है उसकी पावर क्या है 0। तो x तो लिखा हुआ है, कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है, लेकिन y नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर y लिखा हुआ है लेकिन क्या नहीं लिखा हुआ x, अगर x नहीं लिखा हुआ तो x की पावर क्या होगी 0 होगी, सही है। और कांस्टेंट तो आपको मालूम है, जब वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वहां पर फिर क्या कहलाता है वो, सही है। आप जरा सुन लीजिए, ये सब भी क्या कहलाएंगे पॉलिनोमियल, डबल वेरिएबल वाले भी क्या कहलाएंगे पॉलिनोमियल। लेकिन अब आगे की कुछ एग्जांपल्स इन्होंने और दी हैं, वो क्या, 4x स्क्वायर माइनस 3y क्यूब आर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है भाई। अगर x के साथ y नहीं लिखा हुआ तो इसकी वजह क्या है, y क्यों नहीं लिखा हुआ, y की पावर 0 है, और अगर y के साथ x नहीं लिखा हुआ तो x की पावर क्या है 0 है। तो बेटा आप इस बात को समझ गए कि ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन से वेरिएबल वाले, डबल वेरिएबल वाले। लेकिन कौन सी चीज वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, वो देखिए, इट मे बी नोटेड दैट x प्लस 1 अपॉन वाई इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, जरा सुनिएगा, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन वाई, वाई को मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर लेकर आऊंगा तो y की पावर क्या हो जाएगी। अब अगर वेरिएबल की पावर क्या हो जाए बेटा, नेगेटिव नंबर हो जाए तो वो क्या नहीं कहलाता, पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आ गया। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या कहलाता
पॉलिनोमियल, डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल। लेकिन नेगेटिव इंटीजर आ गया तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा आप सबने, जी बेटा अब देखिए बेटा सेकंड जो आपकी काइंड है वो कौन सी है, रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखें, एन एक्सप्रेशन which can be written in the form of px upon qx, ऐसे in the form of px upon qx where qx is not equal to 0, where qx is not equal to 0, where polynomial of x is equal to x square plus 1 divided by x, ठीक है, where x is not equal to 0, where x is not equal to 0 is a rational expression, is a rational expression, is a rational expression। दोबारा बता रहा हूं, an expression which can be written in the form px upon qx, px upon qx, an expression which can be written in the form px upon qx where qx is not equal to 0। एग्जाम्पल है ये, मतलब ये एक तरीके से एग्जाम्पल बताइए इन्होंने, px is equal to x square plus 1 divided by x where x is not equal to 0 is a rational expression। अब इसको समझना क्या है, समझो, इसमें समझना ये है कि जब दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हो, जब दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है, रेशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? अब देखो पहला पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स, ये दोनों पॉलिनोमियल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हो तो ये क्या कहलाते हैं, रैशनल। अब याद करो मैं आपको रैशनल नंबर्स के लिए ये बात कहता था, एवरी फ्रैक्शन नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर फ्रैक्शन नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इररेशनल नंबर कौन सा कहलाता था, जिसके ऊपर अंडर रूट लगा होता था, सही है। लेकिन रैशनल नंबर कौन से कहलाते थे, एवरी रियल या फ्रैक्शन नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो अब बताइए ये रैशनल एक्सप्रेशन रैशनल नंबर की तरह आ रहे हैं कि अगर पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हो तो ये पॉलिनोमियल कौन से कहलाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ, ये दोनों बातें क्या हुई, qx is not equal to 0, x is not equal to 0, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे क्या नहीं आना चाहिए, जब कभी नंबर, कभी ऐसा नंबर देखा नीचे 0 आ रहा हो, क्यों नहीं होता, सुनना जरा गौर से, नीचे वाला 0 एग्जिस्ट नहीं करता। नीचे वाले 0 से आपका आंसर क्वेश्चन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। आपका आंसर, आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए ये शर्त है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो इन्होंने कहा x 0 नहीं होना चाहिए, या पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, नीचे वाला पॉलिनोमियल 0 नहीं, ऊपर वाला हो सकता है। भाई ऊपर 0 आ जाए और नीचे कांस्टेंट आ जाए तो 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाता है, 0। लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अब जरा सुनिए, इन्होंने कहा अगर दो पॉलिनोमियल, अब मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, सुनना जरा गौर से, अगर दो पॉलिनोमियल बेटा, अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे। अब ये पॉलिनोमियल है और 1 भी तो एक पॉलिनोमियल है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं और नीचे वाला 1 लिखते नहीं है। ये भी पता है आपको नीचे वाला 1 नहीं लिखते। तो अब ये बताओ मैं इसे रैशनल एक्सप्रेशन कहूंगा या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहूंगा,
तो इस बात से आपको अंदाजा हुआ कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। एक और लाइन लिख लो, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हर पॉलिनोमियल क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन है बेटा। क्योंकि देखो नीचे वन तो आएगा ना, चाहे कुछ आए ना आए, नीचे क्या आएगा? वन। लेकिन क्या बोला मैंने? एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हर पॉलिनोमियल जो है वो क्या है बेटा? एक रैशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन हम रैशनल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जिसमें वाज़े तौर पर कोई वेरिएबल यूज हो रहा हो। जिसमें हम कौन से वेरिएबल्स को ऐसे रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे? जिसमें वाज़े तौर पर क्या हो रहा हो? कोई वेरिएबल यूज हो रहा हो डिनोमिनेटर में। तो हम उसे बकायदा लिखेंगे कि ये कौन सा एक्सप्रेशन हुआ? रैशनल एक्सप्रेशन। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये था रैशनल एक्सप्रेशन जो आपके सामने क्लियर कर दिया बेटा। आप हेडिंग डालें इररेशनल एक्सप्रेशन, आखिरी है, फिर हम बात करेंगे कल की क्लास में टॉपिक की एक्सरसाइज। हाँ वो आने दो, मेरा ख्याल है अभी हमारे पास 4 मिनट है। शाबाश, या कल कर लें? एक मिनट रुको तो